Good morning, India. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 20 मिनट सीरीज़ शुरू की गई है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अपने नंबर को इन्हांस कर पाओ। ओके, और आज है उसकी दूसरी वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन कराया था पूरे सिलेबस का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज समय है जब हम फर्स्ट पार्ट को, यानी कि फिज़िक्स के 4 पार्ट में से पहले पार्ट को शुरू करेंगे, और पहले पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है इसके बारे में भी हमने कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, आज थोड़ा सा और कर लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। फिज़िक्स के जो 4 पार्ट हमने बनाया था कल, उसमें फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्जेस की, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर के स्टडी करते हैं। यानी कि अगर हम देखें इसके डेफिनेशन को, तो कह सकते हैं कि इट डील्स विद प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, कुछ इफ़ेक्ट्स जनरेट कर रहा होता है, और जब वो मूविंग कंडीशन में होता है तो कुछ अलग प्रकार की प्रॉपर्टी, और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग कंडीशन में होता है तो वो कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ जनरेट करता है। और मूविंग कंडीशन में भी 2 अलग अलग केसेज होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको फिर से, कि जब चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, तो वो या तो वो रेस्ट पे होगा, या है ना, और या वो मूव कर रहा होगा। अब जब रेस्ट पे होगा तो हम कहेंगे स्टैटिक चार्ज, और उस सेक्शन को, उस पूरे सेक्शन का नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बेसिकली 3 फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, 3 प्रॉपर्टीज़, 3 इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये वहीं जब चार्ज मूव करना शुरू करेगा, यानी कि मोशन स्टार्ट करेगा। ओके, तो मोशन स्टार्ट करेगा, उस सेक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, और जब ये मोशन स्टार्ट करेगा तो मोशन के भी 2 केसेस होती हैं। पहला केस होता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और फिर अगर वो एक्सेलरेटेड होगा, दूसरा कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो एक्सेलरेटेड होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलग अलग सेक्शन में हम इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब फाइनली एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी स्टडी कर लेंगे, तो ये जो सेक्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है उसमें बेसिकली जो रेफरेंस पॉइंट है अपना, जो मेन कंसर्न बनाया हुआ है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले जो दिमाग में अपना क्वेश्चन आता है वो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो यहीं से शुरू करेंगे आज हम लोग, और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ेंगे, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और फोर्स जनरेट करता है तो कैसे कैसे फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज। फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूँ चंद्रदीप एंड दिस इज योर लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु। तो आइए चार्ज को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अपने पास है एक कॉपी, और कॉपी के ऊपर, कॉपी के सरफेस पे, यहाँ पे पेज पे स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर रखे हुए हैं। काफ़ी सारे पेपर के टुकड़े हैं, यहाँ पे मैंने कट किया है अच्छे से। ठीक है, और ये है दूसरा अपने पास प्लास्टिक स्ट्रॉ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लास्टिक स्ट्रॉ को स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के, यानी कि ये जो पेपर के टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनके नज़दीक ला रहा हूँ। और अभी आप क्या देखते हैं, गौर से देखिएगा कि इनमें कोई भी मूवमेंट, यानी कि इन पेपर के कटिंग्स में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। और जैसे ही मैं इसे अपने हेयर्स में, ऐसे तो वुलन क्लॉथ में भी रब कर सकते हैं आप,
और बुक्स में वुलन क्लॉथ में ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ अपने हेयर्स में रब कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे रब कर लेते हैं अच्छे से, और रब करके फिर इसके नज़दीक लाते हैं। देखो, अब इसके नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा, ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर है, यहाँ देखिए पेपर्स में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि इस पेपर में काफ़ी सारे जो स्मॉल बिट्स ऑफ इस प्लास्टिक स्ट्रॉ में काफ़ी सारे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर जो हैं वो आई और स्टक कर गई इससे। ठीक है, जैसे ही इसके नज़दीक लाते हैं स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर पेज से उठते हैं और इसमें आके स्टक कर जाते हैं। फिर से कर लेते हैं एक बार, फिर से इसको थोड़ा रगड़ते हैं ऐसे, और रगड़ के फिर से इसके पास लाते हैं। फिर से क्या हुआ देखिए, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर मूव करके प्लास्टिक स्ट्रॉ में स्टक कर दी। हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ को रब किया उसमें एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करने लगता है, और उसके कारण जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट होके प्लास्टिक स्ट्रॉ में स्टक कर जाती है। ठीक है, ये हुआ। तो ऐसा क्या हो गया, अगर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि सर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर हैं पर उनके पास अपना मास तो है, और भले ही वो प्लास्टिक स्ट्रॉ है, बहुत लाइट है, पर फिर भी उसके पास अपना मास है, और जब दो मासेज हों यूनिवर्स में तो उनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स तो तब भी लग रहा था क्योंकि मासेज तो उनके पास तब भी थी जब हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ को रब नहीं किया था, पर उस समय तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रही थी। यानी कि उस समय का जो फोर्स है वो अट्रैक्शन के लिए, यानी कि स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के मूवमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने रब किया एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो गई प्लास्टिक स्ट्रॉ में, जिसके कारण वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। ओके, तो इस फोर्स को, जो नया वाला फोर्स है जो कि आफ्टर रबिंग जनरेट हो रहा है प्लास्टिक स्ट्रॉ के द्वारा, इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि वहाँ उस समय के साइंटिस्टों ने इस फोर्स का नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस प्रॉपर्टी को, जिसके कारण ये जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करने लगता है, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो उस समय का जो डेफिनेशन बन के आया वो ये था कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन जब फर्दर स्टडी की गई इलेक्ट्रिक चार्ज की तो देखा गया कि जब ये स्टैटिक होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, जब मूविंग होता है, मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ठीक है, और जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने लगता है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मिलाते हुए हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन तैयार करेंगे, और फिर यूनिवर्सल डेफिनेशन तैयार किया गया और बोला गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई मैटर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे हम अलग अलग बुक्स जब देखते हैं तो बुक्स में लिखा हुआ या अलग अलग नोट्स देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन अगर ऐसा डेफिनेशन हम लिखें, तो ये डेफिनेशन यूनिवर्सल नहीं हो पाएगा, इस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे। और क्वेश्चन ये होगा कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिक चार्ज, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिक चार्ज? करता है। वो मैंने यही तो बोला है 20 मिनट सीरीज के बारे में कि आप जो मान लो आपने एक डेफिनेशन लिखा और उस पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो वो डेफिनेशन आपका सही नहीं माना जाएगा और आपको बाकी वालों से जो सही लिखेंगे उनसे कम नंबर मिलेगा। ये मैंने अब पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कैसे कम नंबर मिल जाता है, और हम इसलिए ही तो
20 मिनट सीरीज़ को यहाँ पे शुरू किया है हमने, ताकि ये सारा इशू आपका सॉर्ट आउट किया जा सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरली Q से डिनोट करते हैं। मैंने जनरली कहा है, यानी कि आप अल्फ़ाबेट में किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन जनरली Q से करते हैं, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it produces or experience electrical and magnetic effect। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में अगर हम देखें तो वही मैंने जो बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक इफेक्ट में कंसिडर की जाएगी। तो हम लोग ये जो चार्ज का डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल है और इस पर कोई भी क्वेश्चन उठाया नहीं जा सकता। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखे खाली, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे ही लिखेंगे तो ये वाला सवाल उठ जाएगा इस पर कि मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ गया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है वो है यूनिवर्सल डेफिनेशन। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही वाला डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरली Q से लिखा जाता है और ये होती है स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ये, यानी कि इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब जैसे अगर आप आदमी हैं तो आदमी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो सांस लेगा ही लेगा, ठीक है। मतलब अगर एक आदमी है तो वो सांस लेगा अगर वो जीवित है, तो ये है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसी प्रकार इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई मैटर एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास बेसिकली चार्ज होती ही होती हैं। हो सकता है वो न्यूट्रल हो, यानी कि उस पर नेट चार्ज ना हो, लेकिन चार्ज होंगी हमेशा। यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी बॉडी पे सेम हो तो उस पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 होगी। लेकिन क्या उस पे चार्ज है? अभी बिल्कुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और प्रोटॉन अवेलेबल है, तो चार्ज तो है ना, नेट चार्ज नहीं है। अगर वो दोनों के नंबर सेम है और दोनों के नंबर अगर सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज आएगा उस पर, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो SI यूनिट इसका क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है। CGS यूनिट में दो प्रकार से यूनिट डिसाइडेड हैं। CGS में एक होता है EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और एक सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो होता है फैराडे। तो 1 फैराडे जो है वो होता है 96,500 कूलम के बराबर, ठीक है। ओके, ESU में कहते हैं इसको स्टैट कूलम्ब, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में स्टैट कूलम्ब, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में इसे कहते हैं एबी कूलम्ब। अभी मैं आपको रिलेशन भी बताने वाला हूँ। तो ये तो इसके यूनिट की बात हो गई। स्केलर क्वांटिटी होता है चार्ज, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का। SI यूनिट कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो CGS है ना, CGS जो है इसका दो टर्म में डिफाइन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में इसे AB कूलम्ब में मेजर करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसे स्टैट कूलम्ब में। एक सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है। अब हम देख लेते हैं रिलेशन इनके बीच, यानी कि EMU और ESU और 1 कूलम्ब यानी कि कूलम्ब में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, रिलेशन अगर देखें
तो 3 इंटू 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1/2 EMU, ऐसा लिखिएगा EMU। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, आप इस रिलेशन को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो है चार्ज के यूनिट के बारे में। अब काइंड ऑफ चार्जेस को देख लेते हैं। तो देयर इज 2 काइंड ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, देयर इज 2 काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 प्रकार की चार्ज होती है। अब इनके बीच का जो फोर्स है वो मान लो अगर सिमिलर चार्जेज हैं, जैसे दो पेयर है चार्ज का, तो दोनों मतलब एक पेयर में जो 2 चार्जेस हैं वो दोनों सिमिलर हैं, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, हमेशा सिमिलर चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है और अनलाइक चार्जेस यानी कि डिसिमिलर चार्जेस के अगर अपोजिट कॉम्बिनेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो, तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये आइए अब डिस्कस करते हैं कि मैंने जो अभी आपको बताया कि 2 टाइप के चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके बीच जब सिमिलर चार्जेस का पेयर हो, यानी कि एक ही तरह के 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन हो, तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। और अलग अलग प्रॉपर्टी के यानी कि डिसिमिलर अनलाइक चार्जेस का कॉम्बिनेशन हो तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ऐसा कैसे डिसाइड किया गया, कैसे पता चला, ये उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 20 मिनट सीरीज का डेफिनेशन है कि हम हर एक चीज को बेसिक से क्लियर करेंगे और कुछ भी ऐसे नहीं मानेंगे कि ऐसा होता है। मतलब अगर बता दिया जाए कि ऐसा होता है तो हम लोग रट के याद नहीं कर लेंगे, हमें क्यों होता है, कैसे हुआ था, कैसे पता चला था, ये सारी चीजें जानते हुए चलना है आगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक वुलन क्लॉथ लिया गया। ठीक है, वुलन क्लॉथ लिया गया और 2 रॉड लिए गए, यानी कि एक ग्लास रॉड लिया गया, ठीक है, और प्लास्टिक रॉड लिया गया। ये मान लो ग्लास रॉड है और ये है प्लास्टिक रॉड। ठीक है, अब क्या किया गया, 4 पेयर ऑफ पिच बॉल लिए गए जो ऐसे थ्रेड से बंधे हुए थे। ऐसे ये पिच बॉल क्या होते हैं, कंडक्टिंग बॉल होते हैं, वे बहुत लाइट होते हैं, मास उनका बहुत कम होता है और वो कंडक्टिंग होते हैं, इसलिए उन्हें पिच बॉल कहा जाता है। तो 4 पेयर लिए गए उसके एक्सपेरिमेंट के लिए और 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और चारों से जो रिजल्ट निकला वो मैं बताने वाला हूँ आपको। मैंने भी यहाँ 4 ड्रॉ कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चारों दिख रहे हैं। अब क्या किया गया, ग्लास रॉड को वुलन क्लॉथ से रब किया गया। तो रब करने से क्या आ रही थी, रब करने से अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा है बॉडी पे। ठीक है, तो ग्लास रॉड को जब वुलन क्लॉथ से रब किया गया तो ग्लास रॉड पे एक टाइप का चार्ज और वुलन क्लॉथ पे दूसरे टाइप का चार्ज अवेलेबल हुआ। ठीक है, अब उस चार्ज ग्लास रॉड से फर्स्ट पेयर के दोनों बॉल को चार्ज किया गया। ठीक है, क्या किया गया, वुलन क्लॉथ लिया गया, ग्लास रॉड लिया गया, ग्लास रॉड को वुलन क्लॉथ से ऐसे रब किए तो ग्लास रॉड पे क्या हुआ होगा, एक टाइप का चार्ज डेवलप हुआ होगा। ठीक है, ओके, और दूसरे टाइप का चार्ज कहाँ पे डेवलप हुआ, उस पे। ठीक है, अब इस चार्ज ग्लास रॉड से ठीक है, पहले पेयर के दोनों बॉल्स को चार्ज किए गए। ठीक है, यानी कि इनमें टच कराया गया तो चार्ज इस पे फ्लो कर जाएगा। तो इनका जो अरेंजमेंट था वो पहले ऐसे देखो वर्टिकल अरेंजमेंट था, अब का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा हो गया, यानी कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब, अगर 2 पहले ऐसे हैं और ऐसे हो जाएं, मतलब इनके बीच कैसा फोर्स लगा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा होगा एक देखो। ठीक है, अब चूंकि जिस प्रकार का चार्ज ग्लास रॉड पे था उसी प्रकार का चार्ज पहले वाले पे भी था और उसी प्रकार के बाद चार्ज दूसरे वाले पे था। अब देख लेते हैं, एक और प्लास्टिक रॉड को फिर रब किया गया और प्लास्टिक रॉड से मतलब चार्ज प्लास्टिक रॉड से दूसरे पेयर के दोनों बॉल को चार्ज किया गया। ठीक है,
दूसरे पेयर, ये दूसरा पेयर है पिच बॉल का। तो यहाँ भी जो अरेंजमेंट है वो ऐसा दिखा, यानी कि पहले ये वर्टिकल अरेंजमेंट में थे, आसानी से सीधा दिख रहा था स्ट्रेट, अब ये ऐसे दूर दूर दिख रहे हैं। यानी कि जब दोनों बॉल्स पे हमने सिमिलर चार्ज प्लेस किया तो वो दोनों दूर हो गए। इसका क्या मतलब कि उनके बीच जो फोर्स लगा है वो रिपल्सिव होगा। और यहां से बोला गया पहला कंक्लूजन कि जो सिमिलर चार्जेज हैं उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। पहला रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि रिपल्सिव फोर्स लगता है। अब क्या किया गया, एक तीसरे पेयर के एक बॉल को ग्लास रॉड से और तीसरे पेयर के दूसरे बॉल को प्लास्टिक रॉड से चार्ज किया गया। इधर वाले को ग्लास से, इधर वाले को प्लास्टिक से। तब क्या देखा गया, तब इनका जो अरेंजमेंट है इनका जो अरेंजमेंट है पहले से वर्टिकल स्ट्रेट था, अब ये कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो घट गया है, यानी कि पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। अगर उनके बीच का डिस्टेंस घटा है, उनके बीच का सेपरेशन घटा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। और यहां से एक और रिजल्ट निकला कि ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज था उसके जस्ट अपोजिट चार्ज, यानी कि अपोजिट नेचर का चार्ज प्लास्टिक रॉड पे डेवलप हुआ है। और चूंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं इसलिए उनका सेपरेशन घट रहा है, इसका मतलब है कि उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया कि अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। पर अभी तक ये नहीं पता, अभी तक के एक्सपेरिमेंट में हमने ये रिजल्ट नहीं निकाला कि चार्जेस पॉजिटिव होती हैं कि चार्जेस नेगेटिव होती हैं। ओके, अब क्या किया गया, ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे से ऐसे टच कराया गया, फिजिकल कांटेक्ट में लाया गया दोनों को। ग्लास रॉड को, प्लास्टिक रॉड को फिजिकल कांटेक्ट में लाया गया और इसके बाद चौथे पेयर को, यानी कि फोर्थ पेयर जो है अपना यहाँ पे, उसके एक बॉल को ग्लास रॉड से और दूसरे बॉल को प्लास्टिक रॉड से। क्या करने के बाद सबसे पहले इनको फिजिकल कांटेक्ट में लाया गया ऐसे। अब एक से, यानी कि ग्लास रॉड से एक बॉल को और प्लास्टिक रॉड से एक बॉल को, जो चार्ज थे पहले से, दोनों चार्ज है पहले से, इसके बाद इनको क्या किया गया, स्टक कराया गया ऐसे। तो देखा गया कि पिच बॉल के अरेंजमेंट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। वो जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, वो इसी प्रकार से है जैसे ये कैसे हुआ, यानी कि इन दोनों ने अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है। उसी प्रकार से जैसे पॉजिटिव नंबर में अगर हम निगेटिव नंबर जोड़ दें तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि ये दोनों एक दूसरे को उसी प्रकार से कैंसिल आउट कर रहे हैं जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव नंबर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और इसलिए एक बॉडी के चार्ज को पॉजिटिव माना गया और दूसरे बॉडी के चार्ज को निगेटिव माना गया। ठीक है, तो यहां से दो तरह के चार्जेस का पता चला कि एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। उस समय ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया था उसको पॉजिटिव मान लिया गया था। अब कैसे डिसाइड होता है ये, अब डिसाइड होता है मटेरियल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रेफरेंस लेते हुए। ओके, समझ में आ गया ये बात, इतनी बात समझ आ गई। तो ये था आज की वीडियो, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके अगले क्लास में, यानी कि 20-20 मिनट का जो सीरीज होगा उसमें अगले क्लास में कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे ही बीच बीच में हम क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के सेशन भी लेके आऊंगा मैं। और इसी प्रकार से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, प्रोवाइडेड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां भी जुड़ जाएं। ओके, आज की क्लास को खत्म करते हैं। दैट्स ऑल।